मुझे लगा था कि अत्यधिक सन की सफाई पसंद महिला बॉस की बॉडीगार्ड बनने के बाद मुझे शायद बहुत तेज सांस लेने की वजह से भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक शराब की पार्टी के दौरान उन्होंने सभी के हैरान चेहरों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपने हाथों से झींगा छिला और मेरी कटोरी में रख दिया। साझेदारी करने आए बिजनेसमैन के हाथ से तो कांटे चम्मच भी छूट गए। उन्हें लगा जैसे मैंने उन पर कोई वशीकरण कर दिया हो। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तब हुई जब मुझे डर लगा कि कहीं यह खास तवज्जो महज कुछ दिनों का शौक तो नहीं। जब मैंने खुद ही अपना इस्तीफा पेश किया तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया और मेरे कान के पास धीमी आवाज में धमकी देते हुए कहा, तुम जाने की हिम्मत तो करो, आज रात ही तुम्हारी खबर लेती हूँ। शंघाई के कारोबारी जगत में बाई शुवेई एक ऐसी कड़क शख्सियत थी जिससे उलझने की हिम्मत कोई नहीं करता था। महज 27 साल की उम्र में वह अरबों की संपत्ति की मालिक थी। उनका चेहरा गजब का तीखा और आकर्षक था। उभरी हुई भौहें, थोड़ी ऊपर उठी आंखों के कोने और लाल होठों पर हमेशा एक हल्की सी कड़वी मुस्कान। ये औरत जब मुस्कुराती थी तो शांत रहने की तुलना में और भी ज्यादा डरावनी लगती थी। बाई शुवेई को सफाई का बहुत तेज कीड़ा है, ये बात पूरे व्यापारिक वर्ग में सब जानते थे। सुना था कि पिछले बॉडीगार्ड का बस गलती से उनका लहंगे का कोना छू गया था और उसी दिन उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। मैं उनके पर्सनल बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए सिर्फ इसलिए दौड़ी चली आई क्योंकि मेरी माँ बीमार बिस्तर पर पड़ी थी और बाई शुवेई का दिया जाने वाला वेतन बेहद आकर्षक था। 1 महीने के 1 लाख मिलते थे। अगर मैं 2 महीने भी टिक जाती तो मेरी माँ के इलाज का खर्च निकल आता। भले ही मुझसे पहले आए लोग 3 दिन भी नहीं टिक पाए थे, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। इंटरव्यू के दिन मुझे बाई कॉरपोरेशन की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। बाई शुवेई दफ्तर की कुर्सी पर बहुत बेफिक्री से बैठी थी, जिससे उनकी ऊंचे दर्जे वाली शान झलक रही थी। वह एक एकदम चुस्त प्रोफेशनल सूट पहने हुए थी, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ रही थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि अफवाहों वाली ये खूंखार औरत इतनी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक होगी। ठीक उसी पल बाई शुवेई ने पलके उठाकर मेरी तरफ देखा। आपका नाम क्या है? मेरी नसें तुरंत तन गई। नमस्ते, मैं लिन झाओ हूँ। वह खड़ी हुई और अपनी ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज के साथ मेरे पास तक आई। वो ऊपर से दबाने वाला रोबदार एहसास सीधे मेरे चेहरे पर पड़ा और मैं अनजाने में ही आधा कदम पीछे हट गई। बाई शुवेई ने अपनी गोरी उंगली बढ़ाकर मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया और तीखी नजरों से मुझे परखते हुए पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट्स जानती हो? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, जी हाँ, पहले मार्शल आर्ट स्कूल में रह चुकी हूँ। उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया और बगल में खड़े असिस्टेंट को निर्देश दिया, इसी को तय समझो, जाओ बाकी काम संभालो और लिन झाओ को आज रात ही यहाँ शिफ्ट करवाओ, मेरे कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में। जी समझ गया, बाय मैडम। असिस्टेंट ने तेजी से बाकी सारे बायोडाटा समेट लिए। बाई कॉरपोरेशन की इमारत से बाहर निकलने तक भी मेरा दिमाग चकरा रहा था। क्या मुझे इतनी आसानी से और अजीब तरीके से नौकरी पर रख लिया गया? काम के पहले ही दिन मैं पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर बाई शुवेई के साथ एक बिजनेस मीटिंग में गई। ये जानने के बाद कि उनका पेट खराब रहता है, मैंने आगे बढ़कर उनके हिस्से की ज्यादातर शराब खुद पी ली। वापसी के रास्ते में मैं और बाई शुवेई गाड़ी की पिछली सीट पर साथ बैठे थे। वह नीचे सिर झुकाकर फाइलें पलट रही थी, जबकि मैं पल पल अपनी सांसें साधे बैठी थी, इस डर से कि कहीं कोई गलती करके उस लेडी बॉस को नाराज न कर दूं। शायद शराब के असर से मुझे बहुत तेज नींद आने लगी थी। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो गाड़ी आराम से रुक चुकी थी। मुझे ये देखकर बेहद डर लगा कि मैं बाई शुवेई के कंधे पर सिर टिकाकर सो रहा था और यहाँ तक कि मेरी लार भी टपक गई थी। उसकी कीमती हाई फैशनेबल ड्रेस पर लार का दाग देखकर मेरा चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया। आगे बैठे ड्राइवर की नजरें ऐसी थीं जैसे वह किसी लाश को देख रहा हो। अभी कुछ ही समय पहले सुना था कि किसी बिजनेसमैन ने पार्टी में गलती से बाई शुवेई की कलाई छू ली थी और उसने वहीं पर भड़ककर उस इंसान की 1 अरब की डील पल भर में रद्द कर दी थी। मैं घबराकर तुरंत पीछे हटा और मेरी पीठ जोर से गाड़ी के दरवाजे से टकराई। मैडम, मुझे सच में माफ कर दीजिए, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। बाई शुवेई ने बिना किसी परवाह के अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया
और मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगा। मुझे लगा कि वह मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारेगी, लेकिन उसने अपनी उंगली के पोर से मेरे होठों को छुआ और धीरे से बची हुई लार पोंछ दी। मैं वहीं सन्न रह गया। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। गाड़ी में सन्नाटा छा गया और सामने बैठे ड्राइवर का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। जाहिर था कि किसी ने भी बाई शुएवेई से मेरे साथ इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले कि मैं संभल पाता, बाई शुएवेई ने एक टिश्यू निकाला और इत्मीनान से अपनी उंगलियां पोंछीं। क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? उसकी आवाज ठंडी थी, जिसमें कोई खास भाव नहीं था। मैंने घबराते हुए बार बार सिर हिलाया। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। विला पहुंचने के बाद बाई शुएवेई ने आग लगा कोट निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। इसे साफ कर देना। मैंने हड़बड़ी में उसे थाम लिया। जी मैडम, बिल्कुल। उसकी कातिलाना अदाओं से भरी चाल को दूर जाते देख ड्राइवर ने अपना सिर आगे झुकाया और अजीब से भाव के साथ फुसफुसाया, तुम अकेले ऐसे इंसान हो जिसके लिए मैडम ने अपना नियम तोड़ा है। मुझे खुद भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी। शायद वह बस ये देखना चाहती थी कि मेरा आगे का प्रदर्शन कैसा रहता है। अगले एक हफ्ते में मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और दोबारा कोई गलती नहीं होने दी। एक रात बाई शुएवेई ननशान क्लब में किसी के साथ प्रोजेक्ट के सिलसिले में बातचीत कर रही थी। सामने वाला लेंग वुजी नाम का एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन था, जो बाई ग्रुप के हाथों से एक बहुत ही कीमती जमीन का टुकड़ा छीनना चाहता था। बाई शुएवेई ने शुरू से लेकर आखिर तक उसे जरा भी भाव नहीं दिया, जिससे डरकर वो लेंग साहब बस लगातार मुस्कुराते हुए शराब ऑफर करता रहा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बंदा बाद में हमें घेरने के लिए गुंडे भेज देगा। इस वक्त अंडरग्राउंड पार्किंग में लेंग वुजी 4 ताकतवर गुंडों के साथ खूंखार इरादों से हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने स्वाभाविक रूप से बाई शुएवेई को अपने पीछे छिपा लिया। लेंग वुजी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बाई साहिबा, थोड़ी देर पहले टेबल पर तो आपने जरा सी भी रियायत नहीं दिखाई। बाई शुएवेई ने नफरत भरे लहजे में कहा, मैं भला तुम्हें रियायत क्यों दूं? लेंग वुजी गुस्से से पागल हो गया। इसे मार मार कर भून दो। चारों गुंडे लोहे के पाइप लहराते हुए मेरी तरफ लपके। मैंने साइड होकर सामने से आते वार को छकाया, फिर फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर कलाई को इतनी जोर से मरोड़ा कि लोहे का पाइप जमीन पर जा गिरा। इसके तुरंत बाद मैंने उसकी घुटने की ओट पर लात मारी, जिससे वह बंदा सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी अचानक साइड से एक और पाइप लहराता हुआ आया। मैंने अपनी बाह उठाकर उस वार को सीधे झेल लिया। भारी लोहे का पाइप मेरी बाह पर इतनी जोर से लगा कि दर्द के मारे मेरा आधा कंधा तुरंत सुन्न हो गया। मैंने भयानक दर्द से तड़पते हुए लोहे का पाइप छीनकर अपनी तरफ खींचा और साथ ही उसके पेट में जोरदार घुटना दे मारा। वह आदमी दर्द में अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिरकर कराने लगा। अब बस 2 ही बचे हैं, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जल्दबाजी में पीछे मुड़कर बाई शुएवेई की तरफ एक नजर डाली। वो अब भी वहीं अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी थी और सीमेंट के खंभे से टेक लगाए हुए थी। उसका भागने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। उसने तो बड़ी नजाकत से एक सिगरेट भी जला ली थी। उसकी उंगलियों के बीच लाल चिंगारी कभी चमकती तो कभी मध्यम पड़ जाती। धुएं के छल्लों के बीच से उसकी वह ठंडी और शांत आंखें सीधे मुझे ही देख रही थीं। बस इसी एक पल की लापरवाही भारी पड़ गई। एक लकड़ी का डंडा पूरे दम के साथ मेरे बाएं कंधे पर आ लगा। एक भयानक और चुभने वाला दर्द मेरी कंधे की हड्डी से होता हुआ पूरे शरीर में फैल गया। मैंने दांत भींचकर उस दर्द को बर्दाश्त किया, कोई चीख नहीं निकाली। फिर तेजी से घूमकर अपनी कोहनी से उसकी ठोड़ी पर ऐसा जोरदार वार किया कि उसका सिर एक तरफ झुका और वह जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा। कुछ ही दावपेच के बाद मैंने आखिरी बचे आदमी को भी आसानी से ढेर कर दिया। लेंग वुजी ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। मैं हांफते हुए पीछे मुड़ा और बाई शुएवेई से पूछा, बॉस, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो अचानक आगे बढ़ी और उसने झटके से मेरी कॉलर पकड़ ली। उसने मुझे खींचकर सीधे पीछे बने सीमेंट के खंभे से जोर से सटा दिया। बाई शुएवेई मेरे बहुत ही करीब खड़ी थी। उसकी सिगरेट की हल्की सी गंध और महंगे परफ्यूम की खुशबू सीधी मेरी सांसों में घुलने लगी। इस औरत का रुआब और दबदबा इतना जबरदस्त था
कि मैं कुछ पल के लिए विरोध करना ही भूल गया। मुझे उसकी आंखों में आंखें डालने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाना पड़ा। उसकी खूबसूरत आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। अभी तुम्हें ध्यान भटकाने की इजाजत किसने दी थी? मैंने झेंपते हुए अपनी नजरें चुराईं। मैं तो बस ये देखने के लिए मुड़ा था कि आप सुरक्षित है या नहीं। बाई शुएवे ने मेरी कॉलर पर अपनी पकड़ और कस ली और मुझे अपनी ओर देखने पर मजबूर करते हुए पूछा, चोट में दर्द हो रहा है? मैंने एक झूठी और फीकी मुस्कान के साथ कहा, जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा। मैं किसी भी हाल में अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता था। एक बॉडीगार्ड के लिए कमजोरी दिखाना बहुत बड़ी गलती होती है। इससे मेरी नौकरी तुरंत जा सकती थी। बाई शुएवे ने मेरी कॉलर छोड़ दी और अपने हाई हील्स की आवाज के साथ लेंग वुजी की तरफ बढ़ गई। लेंग वुजी की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा बार बार भीख मांग रहा था। बाय मैडम, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस गुस्से में बहक गया था। बाई शुएवे थोड़ा नीचे झुकी और उसने अपनी जलती हुई सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा सीधे उसके गाल पर दाग दिया। जलन के मारे वह किसी जानवर की तरह दर्द से चीख उठा। मेरे छत्र छाया में रहने वाले बंदे पर हाथ उठाने की हिम्मत की तुमने? तुम्हारा खेल अब हमेशा के लिए खत्म समझो। बाई शुएवे ने ठंडे स्वर में आदेश दिया और अपने आदमियों से उन सभी का एक एक हाथ तोड़ने को कहा। इसके बाद उसी रात उन सभी को एक मानसिक अस्पताल में भिजवा दिया गया। जब हम वापस विला पहुंचे तो बाई शुएवे ने बिना किसी लागल पेट के सख्त लहजे में हुक्म दिया, अपने सारे कपड़े उतारो। मुझमें उसके हुक्म को टालने की हिम्मत नहीं थी। मैंने चुपचाप अपनी जैकेट उतार दी। उसकी नजरें मुझे पार करती हुई मेरे बाएं कंधे पर जाकर टिक गईं। अंदर पहनी हुई मेरी सफेद कमीज खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने एक हाथ से बड़ी मुश्किल से बटन खोलने की कोशिश की, लेकिन 2 बटन खोलते ही कंधे की ताकत पूरी तरह जवाब दे गई। बैक्सवेवे ने सीधे मेरी तरफ झुककर मेरी कमीज का किनारा पकड़ लिया। उसका ये तरीका बहुत ही बेबाक था और इसे किसी भी तरह से कोमल नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मालिक खुद मेरी चोट के बारे में पूछ रही हैं। ये तो बिल्कुल अनोखी बात है। जब वो मेरी कमीज के बटन खोल रही था तब उसकी नरम उंगलियां अनजाने में मेरी हंसली की हड्डी से होकर गुजरी, जिससे मुझे एक हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सीधे उसकी तरफ देखूं। मेरा दिल पसलियों की तरह तेज धड़क रहा था। कमीज को मेरे बाएं कंधे के नीचे तक खींच दिया गया, जिससे मेरी मजबूत मांसपेशियां दिखने लगी। वहां पर एक बड़ा सा नीला निशान पड़ा हुआ था और बीच में गहरे लाल रंग का एक डरावना घाव था जो काफी सूज गया था। बैक्सवेवे ने उस घाव को ध्यान से घूरा और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और गुस्सा तैर गया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ है। 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगले ही पल वह थोड़ा सा नीचे झुकेगी और उसके कोमल होंठ सीधे मेरे सूजे हुए घाव पर लग जाएंगे। मैं हैरानी से आंखें फाड़े देखता रह गया और मेरा पूरा शरीर जैसे बिजली का झटका लगने से अकड़ गया। बैक्सवेवे के होंठ हल्के ठंडे थे। जब वे मेरे जलते हुए घाव से लगे तो एक अजीब सा आराम मिला। उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास आ रही थी, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी खूबसूरत मालिक वास्तव में मेरे घाव को चूम रही हैं। मैंने अनजाने में उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन बैक्सवेवे ने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी ताकत से मुझे सीधे बड़े से सोफे पर गिरा दिया। उसकी गोरी उंगलियों ने मेरे सिर के पिछले हिस्से को जकड़ लिया और मुझे अपने नीचे पूरी तरह से बांध लिया, जिसमें एक ऐसी ताकत थी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। मैंने घबराकर अपना थूक निगला। मालिक, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। बैक्सवेवे मेरे कान के पास आई और धीमी आवाज में बोली, अगली बार अगर तुमने मेरे लिए फिर से खुद को खतरे में डाला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो अपने कंधे के दर्द को भी भूल गया था। मैं आपका अंगरक्षक हूँ और आपकी रक्षा करना ही मेरा काम है। ये बात जैसे ही मेरे मुंह से निकली, मुझे खुद को एक थप्पड़ मारने का मन हुआ। इस दुनिया में कौन नहीं जानता कि बैक्सवेवे को अपनी बात से मुकरने वाले लोग सख्त नापसंद है। मेरा दिल डर से धड़क रहा था और मैं अपराधी की तरह चुपके से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। फिर उसने अचानक मेरी ठुड्डी पकड़ी और जबरदस्ती मेरे होठों को चूम लिया। ये कोई आम बात नहीं थी। ये एक सजा की तरह थी, जैसे वह मुझे मेरी नादानी का सबक सिखा रही हो।
उस पल के बाद मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। काफी देर बाद बैक्सवेवे धीरे से पीछे हटी और ऊपर से मुझे घूरते हुए बोली, क्या अब भी तुम्हारी ज़बान इतनी कड़क है? मैंने शर्म से लाल होकर जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाया। बैक्सवेवे तब सीधी खड़ी हुई और अपनी उंगली से अपने गहरे लाल होठों को पोंछा। जाकर जल्दी से दवाई लगा लो। मुझे जैसे जान की भीख मिल गई हो। मैं तुरंत वहां से भाग निकला। खुद को दवाई लगाते समय मेरे दिमाग में बस वही अजीब सी घटना घूम रही थी। क्या बैक्सवेवे अक्सर लोगों को इसी तरह सजा देती है? क्या पहले वाले अंगरक्षकों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा? अगले पूरे 3 दिनों तक जब भी मैं बैक्सवेवे को देखता, दूर से ही रास्ता बदल लेता। मुझे डर था कि अगर वह पास आए तो मेरा दिल फिर से बेकाबू होकर धड़कने लगेगा। उस रात देर गए, जब मैं गलियारे में ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, तभी बैक्सवेवे अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वह मेरे पास आई और उसकी आवाज में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं था। लिन झाओ, तुम इन दिनों मुझसे क्यों बच रहे हो? मैंने संगमरमर के फर्श को घूरते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाई शुवेई ने अपनी तर्जनी उंगली से मेरी थोड़ी उठाई और मुझे चेहरा ऊपर करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम सच में ये कहने की हिम्मत रखते हो? मैंने उसका हाथ छुड़ाया और आधा कदम पीछे हट गया। बॉस, मुझे बस लगता है कि उस दिन आपने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं था। उसने अपनी खूबसूरत भौहें उठाईं। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मेरा कान शर्म से लाल हो गया और काफी देर तक मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बाई शुवेई ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और मुड़कर मुख्य बेडरूम की तरफ चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, उसकी आवाज आई, कल की तैयारी कर लो, मेरे साथ विदेश चलना है। एम देश में उतरते ही बाई शुवेई मुझे लेकर बिना रुके पूरे दिन काम में लगी रही। रात में स्थानीय साझेदार ने एक शीर्ष निजी क्लब में एक पार्टी रखी। अपनी आदत के मुताबिक मैं बाई शुवेई के बदले शराब पीने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसने मुझे रोक दिया। शराब मत पियो, चुपचाप खाना खाओ। उसने खुद एक झींगा छीलकर मेरी कटोरी में रख दिया। सामने बैठे साझेदार ने ये देखा तो मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। बाई जी, आप जहाँ भी जाती हैं, अपने इस पिल्ले का ख्याल रखना नहीं भूलती। बाई शुवेई ने बर्फीली निगाहों से उस व्यक्ति को देखा। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? वो आदमी तुरंत चुप हो गया, जबकि मैं शर्म से बहुत असहज महसूस करने लगा। पार्टी के दौरान समर नाम की एक औरत हाथ में शराब का गिलास लिए आई। उसने मेरे कंधे पर थपकी दी और बाई शुवेई से मुस्कुराते हुए बोली, बाई जी, आपका ये छोटा बॉडीगार्ड काफी हैंडसम है। क्या 2 दिनों के लिए मुझे उधार देंगी? मेरा चेहरा पीला पड़ गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इस समर का बाई ग्रुप के साथ गहरा व्यावसायिक हित जुड़ा था। बाई शुवेई मुझ जैसे एक मामूली बॉडीगार्ड के लिए करोड़ों का व्यापार तो नहीं छोड़ेगी। लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट बाई शुवेई ने मेज पर बाल्टी से भरी बर्फ उठाई और उसे सीधे समर के सिर पर उड़ेल दिया। उसने समर का वह हाथ पकड़ लिया जो मेरे कंधे पर था और एक प्लेट से उस पर इतना जोर से हमला किया कि उसकी उंगलियां टूट गईं। कमरे में दर्द से भरी एक भयानक चीख गूंज उठी। समर दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी और पागलों की तरह माफी मांगने लगी। बाई शुवेई ने बेपरवाही से कहा, अपने लोगों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। समर को आखिरकार 2 बॉडीगार्ड खींचकर बाहर ले गए। बाई शुवेई अपनी सीट पर वापस बैठी और उसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैं चुपचाप उसके करीब झुक गया। उसके लाल होंठ मेरे कान के पास आए और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे बंदे हो, तुम्हें छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। मैं वही दंग रह गया और मेरे दिल में हलचल मच गई। होटल लौटने के बाद मैंने खुद को शांत करने के लिए ठंडे पानी से स्नान किया। मैंने मन ही मन सोचा, ये स्थिति बहुत खतरनाक है। अगर किसी दिन बाई शुवेई का मुझसे मन भर गया तो शायद मेरे पास बॉडीगार्ड बने रहने का हक भी नहीं रहेगा। मेरी माँ अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है और हर महीने मेरी भेजी हुई आर्थिक मदद का इंतजार करती है। मुझे एक सीधी और स्थायी नौकरी ढूंढनी चाहिए, न कि हर दिन अपनी महिला बॉस के साथ इस तरह के अस्पष्ट रिश्ते में उलझे रहना चाहिए। क्योंकि हमने एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया था, इसलिए मुझे बाई शुवेई के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ रहा था। मैंने मुख्य शयन कक्ष के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो भीतर से श्वेतलाना की वो बेहद आकर्षक और गहरी आवाज आई, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि वह एक रेशमी स्ट्रैप वाली नाइट ड्रेस पहने हुए थी।
वो अभी अभी नहाकर निकली थी और उसके हल्के घुंघराले बालों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया, बॉस, देश वापस लौटते ही मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये सुनते ही श्वेतलाना का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर मुझे दीवार के कोने में ढकेल दिया और दबंगई से मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाई, फिर से इस्तीफा देने की बात कहकर तो देखो, यकीन मानो मैं तुम्हें इस हद तक संभाल लूंगी कि तुम कल बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे। मैंने घबराकर उसे पीछे धकेल दिया। उसकी उन हावी होने वाली आंखों में देखने की हिम्मत मुझमें बिल्कुल नहीं थी। मुझे डर है कि किसी दिन जब तुम्हारा मन भर जाएगा तो तुम मुझे यहाँ से भगा दोगी। उस वक्त तक तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के काबिल भी नहीं रह जाऊंगा। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्वीट का मुख्य दरवाजा अचानक किसी ने बड़ी बेरमी से तोड़ दिया। मास्क पहने एक काले कपड़ों में ढका हत्यारा किसी साए की तरह अंदर घुस आया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस काली सी बंदूक की नली ने सीधा मेरी तरफ निशाना साधकर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया, पर उसी ऐन मौके पर श्वेतलाना ने मुझे झट से अपनी बाहों में समेट लिया और वो गोली अपने ऊपर झेल ली। उसने दर्द से अपनी भौहें सिकोड़ी और कांपती आवाज में कहा, बेवकूफ, मैं भला वो सब कैसे होने दे सकती हूँ जिसकी तुम्हें फिक्र है। उसके पेट से गर्म खून लगातार बह रहा था, जिसने पल भर में मेरी हथेलियों को भिगो दिया। बॉस, मेरा चेहरा बिल्कुल फक पड़ गया था और पूरा शरीर कांप रहा था। उसका शरीर नीचे की ओर ढलने लगा। उसने अपनी ठोड़ी मेरे कंधे पर टिका दी और उसकी सांसें डरावनी हद तक तेज चल रही थीं। लिन झाओ, क्या तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी? मैं कभी वो सब नहीं होने दूंगी जिसका तुम्हें डर है। इस तरह के जीवन और मृत्यु के नाजुक मोड़ पर भी श्वेतलाना अब भी उसी इस्तीफे वाली बात को लेकर अटकी हुई थी। दरवाजे के बाहर खड़ा हत्यारा हाथ में बंदूक लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जाहिर है वह यह पक्का कर रहा था कि उसका शिकार मरा है या नहीं। मैंने तुरंत अपनी कमर के पिछले हिस्से में हाथ डाला, जहां वह पिस्टल लगी हुई थी जो श्वेतलाना ने जबरदस्ती मुझे थमाई थी। उस वक्त तो मैंने बड़ी बड़ी बातें बनाते हुए बहाना बना दिया था कि मुझे इसकी आदत नहीं है, पर इस वक्त मैंने बिना एक पल की देरी किए हाथ उठाया, निशाना साधा और बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। बंदूक के झटके से मेरी हथेली झन्ना गई, लेकिन बदकिस्मती से गोली सही निशाने पर न लगकर हत्यारे के दाहिने हाथ में जा लगी। काला लिबास पहने हत्यारा दर्द से कराह उठा और अपनी बाह पकड़कर लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। बाहर गलियारे में तुरंत ही कई कदमों की तेज आवाजें गूंज उठीं। स्थानीय स्तर पर श्वेतलाना द्वारा तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी अंदर भागे चले आए और उन्होंने बंदूकें तानकर अंग्रेजी में जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हत्यारे को जब मामला बिगड़ता हुआ लगा तो उसने इमरजेंसी सीढ़ियों का दरवाजा तोड़ा और पलक झपकते ही सीढ़ियों में ओझल हो गया। मैंने बंदूक को एक तरफ फेंका और तुरंत नीचे झुककर श्वेतलाना की हालत देखने लगा। वो शांत होकर मेरी गोद में लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। उसके पेट की गोली का जख्म अब भी तेजी से बह रहा था, जिससे मेरी पैंट गहरे काले रंग में भीग गई थी। बैशवेवे, मैंने धीरे से उसके पीले पड़े गालों को थपथपाया और कांपती आवाज में कहा, बैशवेवे, अपनी आंखें खोलो, बिल्कुल भी मत सोना। उसके चेहरे पर रंग की एक बूंद तक नहीं बची थी। चीखती हुई एम्बुलेंस वहां पहुंची और मैं बिना झिझक के उसमें कूदकर चढ़ गया। साथ में मौजूद मेडिकल स्टाफ तेजी से डॉक्टरी शब्दावली में बात कर रहा था और फुर्ती से बैशवेवे को ट्यूब लगाने और ड्रिप चढ़ाने के काम में जुट गया। कार्डियक मॉनिटर की बीप बीप की आवाज कानों में चुभ रही थी, जबकि बैशवेवे स्ट्रेचर पर बिना किसी हरकत के पूरी तरह बेजान लेटी थी। मैं चिंता से भरकर एम्बुलेंस के एक कोने में दुबक गया। मेरे हाथ अब भी उसके गाढ़े और चिपचिपे खून से सने हुए थे। अस्पताल पहुंचते ही उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बेरमी से बंद हुआ, मेरी आत्मा जैसे मुझसे अलग हो गई और मैं गलियारे में ढह गया। बैशवेवे, अरबों की संपत्ति वाले कॉर्पोरेट समूह की अध्यक्ष, बेहद प्रभावशाली हस्ती, और मैं महज 1 लाख प्रति माह की तनख्वाह पाने वाला उसका पर्सनल बॉडीगार्ड। उसकी रक्षा करना मेरा काम था। उसके लिए अपनी जान दे देना भी मेरे लिए बिल्कुल स्वाभाविक बात होती, लेकिन आखिरी वक्त में
उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए वह जानलेवा गोली खुद पर झेल ली। जब वह मेरी बाहों में गिरी थी, तब कहे गए उसके आखिरी शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं आत्मग्लानि और अपराध बोध से भरकर बंद दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठ गया, अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया और मेरे कंधे लगातार कांपते रहे। न जाने कितना वक्त बीत जाने के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने बताया कि गोली पेरिटोनियम को पार कर गई थी और बहुत ज्यादा खून बह गया था। फिलहाल उसे किसी तरह बचा लिया गया है, लेकिन वो अभी भी खतरे में है और उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। मैं सुध-बुध खोकर उस ट्रॉली के पीछे पीछे आईसीयू के दरवाजे तक गया। नर्स ने मुझे बेरमी से बाहर ही रोक दिया। उस मोटे कांच के पार से मैं अंदर लेटी बैश्वेवे को टकटकी लगाए देखता रहा। वो शांत होकर अपनी आंखें बंद किए लेटी थी और उसका शरीर कई तरह की ठंडी नलियों से ढका हुआ था। वेंटिलेटर स्क्रीन पर उठती गिरती रेखाएं ही उसके जिंदा होने का इकलौता सबूत थी। ये वही महिला अध्यक्ष थी जो कुछ ही दिन पहले एक पार्टी में किसी के सिर पर बर्फ की बाल्टी उंडेलने की हिम्मत रखती थी, लेकिन इस वक्त वह जीवन और मृत्यु के बीच झूलती हुई बेहद कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने अपना माथा उस ठंडे कांच पर टिका दिया। मेरी आंखें दर्द से भारी हो रही थी। बैश्वेवे, आखिरकार तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? मुझे अपने काम के पहले दिन की याद आ गई, जब मैंने गलती से अपने लार के निशान उसके महंगे कपड़ों पर लगा दिए थे। उसने मुझे नौकरी से निकालने के बजाय खुद अपने हाथों से मेरे होठों के कोने साफ किए थे। मुझे वो दिन भी याद आया जब उसने मेरे लिए अपना रुतबा दरकिनार करके मुझे संभाला था और उन सभी लोगों को भगा दिया था जो मेरे प्रति गलत इरादे रखते थे। ये औरत पीठ पीछे जो कुछ भी करती थी, वह सब जैसे चीख चीख कर मुझसे कह रहा था, वह मुझसे प्यार करती है। कितनी हास्यास्पद बात है कि उस समय भी मैं उसकी भावनाओं पर शक कर रहा था। मैं आईसीयू के बाहर पूरी तरह टूटकर बैठ गया। मेरा मानसिक हौसला पूरी तरह बिखर चुका था। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। चेहरे को हाथों से ढकते हुए जलते हुए आंसू उंगलियों के बीच से बह निकले। मैं व्हाइट स्नोवे, बाइशवेवी की एक जिंदगी का कर्जदार हूँ। मैं खुद को कोसने की पीड़ा में एक हफ्ता बिता चुका था और आखिरकार व्हाइट स्नोवे को होश आ गया। इन 7 दिनों में मैं लगभग एक पल भी नहीं सोया। दिन में मैं आईसीयू के दरवाजे के बाहर पहरा देता रहा और रात में जब सहन नहीं होता था तो गलियारे की बेंच पर थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद लेता था। नर्स ने व्हाइट स्नोवे को जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, वो आखिरकार खतरे से बाहर है। वार्ड एक आलीशान सिंगल रूम था। खिड़की सीधे बाहर की खाड़ी की ओर खुलती थी। बारिश की बारीक बूंदें कांच से टकरा रही थी और बाहर धुंधला और सलेटी नजारा था। व्हाइट स्नोवे चुपचाप अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो अभी भी बहुत कमजोर दिख रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसकी पलकें उसके पीले पड़े गालों पर हल्की परछाई डाल रही थी। नर्स ने अभी अभी कहा था कि उसे होश आ गया है, तो वो अभी भी क्यों सो रही है? मैंने एक कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास रखी और बैठ गया। पल भर हिचकिचाने के बाद मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। व्हाइट स्नोवे का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और ड्रिप लगाने की वजह से उसके हाथ के पीछे नीले काले निशान पड़े हुए थे। मैंने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया ताकि उसे थोड़ी गर्माहट दे सकूं। व्हाइट स्नोवे, जल्दी से उठ जाओ। अगर तुम उठ जाती हो तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक उसी समय व्हाइट स्नोवे की उंगलियां हल्की सी हिलीं। मैंने तुरंत सिर उठाया और उसकी खुलती हुई आंखों से मेरी नजरें मिलीं। मेरी आंखें पल भर में भर आईं। तुम आखिरकार होश में आ ही गईं। व्हाइट स्नोवे ने धीरे से पलके झपकाएं और उसके होंठ हिले। मैंने ठीक से सुना नहीं। मैं जल्दी से उसके पास झुका। कितना शोर मचाते हो? उसकी आवाज बेहद भारी और कर्कश थी। शांति से सोने भी नहीं देते। ये सुनकर कि इस हालत में भी ये औरत मुझे डांटना नहीं भूली, मैं मुस्कुरा दिया। पर मुस्कुराते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पूरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने व्हाइट स्नोवे का हाथ और कसकर पकड़ लिया। बस तुम ठीक से उठ गई, इतना ही काफी है। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी और बड़ी मुश्किल से अपना हाथ मेरी ग्रिप से निकालकर मेरे हाथ के पीछे रखा और उसे धीरे से दबाया। लिंझाओ, तुम रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ। भले ही मेरे चेहरे पर आंसू साफ दिख रहे थे,
मैंने जल्दी से अपनी आस्तीन उठाई और बेतरतीब ढंग से अपना चेहरा पोंछ लिया। बॉस, ये सब मेरी गलती है। मेरी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। मैं हमलावर को समय पर रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से आपको इतनी गंभीर चोट लगी। मैंने उसका हाथ कसकर थामे रखा और अपना माथा उसके हाथ पर टिका दिया। बॉस, आप मुझे मारना चाहें या डांटना चाहें, सब मंजूर है, लेकिन कृपया मुझ पर इतनी मेहरबानी मत कीजिए। मैं सच में इस एहसान के काबिल नहीं हूँ। व्हाइट स्नोवे काफी देर तक चुप रही। मैं डर गया कि कहीं वह फिर से बेहोश तो नहीं हो गई। घबराकर जब मैंने सिर उठाया तो वो शांत नजरों से मुझे देख रही थी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ के पीछे चूमा। मैंने कभी तुम्हें दोषी नहीं माना। मैंने दर्द भरी नजरों से बिस्तर पर लेटी व्हाइट स्नोवे को देखा। आपने उस समय मेरे लिए गोली अपने ऊपर क्यों ली? वह बेबस होकर तकिए से टिक गई। उसकी आवाज में थोड़ी सी लाचारी थी। तो क्या मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें गोली लगते हुए देखती? मैंने जल्दबाजी में दलील दी। लेकिन मैं आपका अंगरक्षक हूँ। मेरा तो काम ही ये था। तुम वो आदमी हो जिसे मैंने पसंद किया है। उसने बिना किसी झिझक के मेरी बात काट दी। उसकी कमजोर आंखों में अभी भी कब्जे की एक मजबूत भावना झलक रही थी। किसी को भी तुम्हारा एक बाल भी छूने का हक नहीं है, और गोली को तो बिल्कुल नहीं। बाई शुवे काफी दुबली हो गई थी, जिससे उसकी पहले से ही साफ जॉलाइन अब और भी तीखी नजर आ रही थी। हालांकि उसके अंदाज का रोब, आत्मविश्वास और दबदबा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। बॉस, मेरे दिल में उथल पुथल मची हुई है। आप मेरे साथ इतना खास बर्ताव क्यों करती हैं? बाई शुवे के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। काम के अपने पहले ही दिन तुमने मेरी महंगी डिजाइनर पोशाक पर लार टपका दी थी। शुरुआत में मुझे लगा कि तुम कोई ढोंग कर रहे हो और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नखरे दिखा रहे हो। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि तुम सच में भोले भाले हो, इतने सीधे कि प्यारे लगते हो। तुम पहले ऐसे इंसान भी थे जिसने बिना किसी झिझक के मेरे बदले शराब पी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझसे सच्चा लगाव रखा। जब हम इतने सारे हादसों से एक साथ गुजरे हैं, तो मेरा तुमसे प्यार में पड़ना स्वाभाविक ही तो है। मैंने अपना चेहरा बाई शुवे की फिनाइल की गंध वाली रजाई में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझसे प्यार करने के लिए शुक्रिया, लिन झाओ। बाई शुवे धीरे से हंसी। तुम तो बस रोए जा रहे हो। तुमने अभी तक मेरी भावनाओं का जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे से अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया, अचानक आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया और अस्पष्ट आवाज में फुसफुसाया, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। 3 दिन बाद बाई ग्रुप के वफादार अस्पताल पहुंचे। बाई शुवे अस्पताल के बिस्तर पर टेक लगाए बैठी थी। उसके पेट के घाव पर अभी टांके लगे हुए थे, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में वही पुराना खौफनाक तेवर लौट आया था। सहायक बिस्तर के पास बेहद अदब से खड़ा हो गया। उसने गुप्त फाइल खोली और एक एक शब्द पढ़कर आंच का नतीजा बताने लगा। मैं एक तरफ खड़ा होकर सुन रहा था, और जैसे जैसे सुनता गया मेरा दिल दहल उठा। गोली चलाने वाला कातिल पकड़ा जा चुका था। सहायक ने कड़ियों को जोड़ते हुए पूरी जांच की, तो सारे पैसों का लेन देन सीधे बाई ग्रुप के मुख्यालय से जुड़ा मिला। इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य गुनहगार कोई और नहीं, बल्कि वही उपाध्यक्ष था जिसे बाई शुवे ने खुद तरक्की देकर आगे बढ़ाया था। वह पूरे 6 सालों से उसके साथ था और विदेशी कारोबार का बड़ा हिस्सा वही संभालता था। वह उपाध्यक्ष पिछले 6 महीनों से गुप्त रूप से हत्यारों के गिरोह से मिला हुआ था। बाई शुवे के इस विदेश दौरे का फायदा उठाकर उसने सीधे सुपारी देकर उसकी हत्या कराने की कोशिश की थी। सहायक ने फाइल को एक झटके में बंद किया। उस उपाध्यक्ष को हमारे लोगों ने देश के भीतर अपने ठिकाने पर कब्जे में ले लिया है। अब बाई प्रेसिडेंट जैसा हुक्म दे। बाई शुवे का चेहरा खौफनाक हद तक ठंडा पड़ गया। दक्षिण पूर्व एशिया के उस इलाके वाले कैंप में क्या अभी भी मजदूरों की कमी है? सहायक पल भर के लिए रुका और फिर बात समझ गया। वहाँ हमेशा लोगों की कमी रहती है, हम उसे वही भेज देंगे। बाई शुवे ने अपनी पलकें उठाईं और उसके होठों पर एक तीखी तंजभरी मुस्कान तैर गई। उससे कह देना कि ये आखिरी इज्जत है जो मैं उसे बख्श रही हूँ। सहायक ने संजीदगी से सिर हिलाया और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। दक्षिण पूर्व एशिया का वह कैंप जुर्म की दुनिया में ऐसा खौफनाक दोज़ख माना जाता था, जहां इंसान जिंदा लाश बन जाता है। दरवाजा बंद होने के बाद भी मैं बुत बना वहीं खड़ा रहा। बाई शुवे ने मेरी तरफ गर्दन घुमाई और अचानक बिना किसी भूमिका के पूछा,
क्या मैं तुम्हें डरावनी लग रही हूँ? नहीं, मुझे तो अब जाकर पूरा एहसास हुआ है। मेरे सामने जो औरत मेरे लिए बेहद नर्म दिल और मेहरबान है, वही धोखेबाजों के लिए कितनी बेरहम और संगदिल है। लेकिन ये भयानक फर्क जो सिर्फ मेरे लिए है, उसने मेरे अंदर एक अजीब सी अनजानी खुशी भर दी। आधे महीने बाद हम सकुशल स्वदेश लौट आए। जब से मेरे और बाई शुवे के रिश्ते की आधिकारिक शुरुआत हुई थी, वो हर दूसरे दिन मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस में बुला लेती थी। इस वक्त भी वह अपनी उस विशाल एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर बैठी हुई थी। चुस्त और रोबदार फॉर्मल सूट में उसका रुतबा गजब का लग रहा था और वो बला की खूबसूरत दिख रही थी। मेरी मुस्कान रुकी नहीं रही थी। बॉस, क्या आपको मुझसे कोई काम है? श्वेतलाना ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। अभी भी बॉस क्यों कह रहे हो? मैं एकदम हैरान रह गया। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? वो आलस से अपनी कुर्सी के पीछे टिककर बैठ गई और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ मुझे घूरने लगी। वह मुझे तब तक घूरते रही जब तक कि मेरे कान से लेकर गर्दन तक लाल नहीं हो गई। इसके बाद वो धीरे से बोली, तुम खुद ही अच्छे से सोचो। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया और काफी देर सोचने के बाद झिझकते हुए कहा, श्वेतलाना। श्वेतलाना सीधे खड़ी हो गई, अपनी बड़ी सी ऑफिस टेबल के चक्कर काटकर मेरे पास आई और अपनी एक गोरी बाह मेरे पीछे की दीवार पर टिका दी। उन्होंने मुझ जैसे लंबे चौड़े आदमी को कोने में बिल्कुल बंद कर दिया। गलत, फिर से सोचो। उनके शरीर की भीनी भी नी खुशबू मेरी नाक में समा रही थी, जिससे पल भर में मेरा गला सूखने लगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। श्वेतलाना बेहद कातिलाना अंदाज में मुस्कुराई, पत्नी कहो। मैं पल भर में शर्म से लाल हो गया। मैंने भागने के लिए उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें पीछे धकेलना चाहा, लेकिन उन्होंने तुरंत मुझे वापस अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के पीछे डाले और जबरदस्ती मुझे चूमे। श्वेतलाना का हाथ मेरी गर्दन के पीछे से ऊपर की ओर गया और थोड़ा दबाव बनाते हुए उन्होंने मुझे अपना सिर ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया ताकि मैं इस गहरे चुंबन को स्वीकार कर सकूं। जब तक चूमते चूमते मेरे पैर तक कमजोर नहीं पड़ने लगे, तब तक उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। अलग होने के बाद उन्होंने अपनी उंगली से मेरे होंठों के किनारे को धीरे से पोंछा और बोली, याद रखना, अगली बार गलती मत करना। उसके बाद से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिखी। बस फर्क इतना था कि हमारे बीच का रिश्ता और भी ज्यादा करीब होता चला गया। हर बार उनके साथ किसी बिजनेस मीटिंग से लौटने के बाद श्वेतलाना गाड़ी के अंधेरे में मुझे लेदर की सीट पर दबा देती थी और जोर से चूमती थी। चूमने के बाद वो जानबूझकर शिकायत भी करती थी कि मेरे होंठ कटने से मैं उतना हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। लेकिन अगली बार जब वो चूमती थी तो पहले से भी ज्यादा बेकाबू हो जाती थी। श्वेतलाना कभी कभी ऑफिस में भी अचानक सख्त चेहरा बनाकर असिस्टेंट को बाहर भेज देती थी। जैसे ही दरवाजा अंदर से बंद होता, वह मुझे घुमाकर कांच की बड़ी सी खिड़की पर चिपका देती थी। मेरी पीठ ठंडे कांच से सट जाती थी और मेरे सामने उनका कोमल शरीर होता था। कपड़ों के आर पार हमारे दिल की धड़कनें इतनी तेज गूंजती थी कि ये समझना मुश्किल हो जाता था कि दिल किसका ज्यादा तेज धड़क रहा है। एक बार असिस्टेंट नियमों को भूलकर सीधे बिना पूछे अंदर आ गया। उस समय भी श्वेतलाना ने मुझे खुद से दूर नहीं किया। वह बस थोड़ा सा मुड़ी ताकि मेरा आधा चेहरा छिप जाए और बहुत ठंडे स्वर में असिस्टेंट से पूछा, क्या तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं सिखाया गया? असिस्टेंट के डर के मारे पसीने छूट गए। उस दिन के बाद से वो जब भी ऑफिस में आता, कम से कम 3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद ही अंदर आने की हिम्मत करता। आज रात श्वेतलाना एक पार्टी से लौटी थी और शराब के नशे में बिल्कुल धुत थी। मैं उन्हें संभालते हुए बेडरूम में लाया, उनके हाई हील्स और कोट उतारे, फिर एक गरम तौलिया निचोड़कर उनका चेहरा पोंछने। अकाउंट में ठीक समय पर 1 लाख युआन जमा हो गए। मैंने तुरंत अस्पताल फोन किया ताकि अगले दिन जाकर अपनी माँ के पिछले महीने के बकाया डायलिसिस के बिल चुकाने का समय तय कर सकूं। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने रिकॉर्ड खंगाले और एक ऐसी बात कही जिसने मुझे बेहद हैरान कर दिया। मिस्टर लिन, आपकी माँ के सारे बिल पूरी तरह चुकाए जा चुके हैं। मैं दंग रह गया। चुका दिए? कब चुकाए गए? डॉक्टर ने समझाया, लगभग 1 महीने पहले ही पूरा भुगतान हो चुका था। इसके अलावा आपकी माँ को 12वीं मंजिल के लग्जरी VIP सिंगल रूम में भी सफलतापूर्वक शिफ्ट कर दिया गया है। क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? मैं फोन हाथ में पकड़े काफी देर तक सन्न खड़ा रहा, फिर तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा।
अस्पताल के मुख्य हॉल में पहुंचते ही मैं सीधा 6वीं मंजिल पर मौजूद माँ के पुराने कमरे की ओर भागा। जैसे ही मैंने वो जाना पहचाना दरवाजा खोला, वहां बिस्तर पर एक अनजान महिला लेटी हुई थी। मैंने जल्दी से माफी मांगी और बाहर निकल आया। मेरा दिमाग उलझनों से भर चुका था। लिफ्ट से 12वीं मंजिल पर पहुंचते ही देखा कि पूरे कॉरिडोर में गहरा सन्नाटा था। हवा में फिनाइल या एंटीसेप्टिक की कोई तीखी गंध नहीं थी, बल्कि उसकी जगह ताजे फूलों की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। मैंने कमरे का नंबर अच्छी तरह मिलाया और धीरे से दरवाजा धकेला। मेरी माँ आराम से बिस्तर के सिरहाने से टिककर बैठी थी और उनके चेहरे की रंगत पहले से बहुत बेहतर दिखाई दे रही थी। उनके पीले पड़े गालों पर अब कुछ लालिमा आ गई थी और होंठ भी पहले की तरह सूखे और सफेद नहीं लग रहे थे। बिस्तर के पास रखी छोटी मेज पर कटे हुए फलों की प्लेट और रंग बिरंगे फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता सजा था। आ जाओ। माँ ने मुझे अंदर आते देखा तो उनकी आंखों में खुशी छलक आई। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या आज तुम्हें अपनी बॉस के साथ किसी काम से बाहर नहीं जाना था? मैं तेजी से बिस्तर के पास पहुंचा, नीचे घुटनों के बल बैठा और उनके खुरदुरे हाथों को थाम लिया। माँ, आप अचानक इस कमरे में कैसे आ गई? क्या आपकी बॉस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? माँ उल्टा हैरान होकर मुझे देखने लगी और फिर प्यार से मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, तुम्हारी बॉस मिस बाई ने किसी को भेजा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम बहुत शानदार है और तुमने कई बार उनकी जान भी बचाई है। ये सब उन्होंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए किया है। लगभग 1 महीने पहले ही उन्होंने खास लोगों को भेजकर मुझे यहाँ शिफ्ट करवाया और बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम बुलाकर मेरी जांच भी कराई। बेटा, मन लगाकर अपनी मिस बाई के साथ काम करना। उनकी इस मेहरबानी का एहसान कभी मत भूलना। मैं बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा, स्तब्ध होकर वही जमीन पर जमसा गया। मेरी माँ एक तरफ लगातार तारीफें किए जा रही थी, कह रही थी कि मिस बाय द्वारा भेजे गए असिस्टेंट का सेवा भाव कितना अच्छा है। यहाँ की नर्सें पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं और रोज अलग अलग तरह के फल लाना कभी नहीं भूलती। 1 महीना पहले, क्या ये वही समय नहीं था जब मैं बाय ग्रुप में काम पर नया ही गया था? मैंने माँ के चादर के कोने को ठीक से ओढ़ाया और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा कि मुझे कंपनी का कुछ काम निपटाना है। अस्पताल की इमारत से बाहर निकलकर मैंने आनन फानन में एक टैक्सी ली और सीधे बाय विला की ओर निकल पड़ा। पूरे रास्ते मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। तेज चलती हवा चेहरे से टकरा रही थी, जिससे मेरी आंखें जलने लगीं। आगे बैठे ड्राइवर ने शीशे में से मुझे देखा और हमदर्दी से पूछा, बेटा, इतनी रात को तुम रो क्यों रहे हो? मैंने जोर से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं। विला पहुंचते ही मैं सीधा स्टडी रूम की तरफ भागा और बाय शुवेई को ढूंढ निकाला। वह अपनी विशाल मेज के पीछे बैठकर ध्यान से फाइलें देख रही थी। मेरी आहट सुनकर उसने थोड़ी नाखुशी से आंखें उठाईं। मैं दरवाजे पर खड़ा तेज सांसें ले रहा था और मेरी आंखें लाल थीं। तुमने ये सब मेरी पीठ पीछे कब किया? बाय शुवेई ने फाइलें अलग रखीं और आराम से कुर्सी से टिक गई। उसकी भवें थोड़ी तनिक। तुम यहाँ क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। तुमने मेरी माँ के इलाज का सारा बिल कब चुकाया? बाय शुवेई की आवाज में अब भी कोई हलचल नहीं थी। तुम्हारे यहाँ काम शुरू करने के दूसरे ही दिन। मैं जैसे वहीं अपनी जगह पर जड़ होकर रह गया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उस दिन मेरी कार में गहरी नींद में सो गए थे। बाय शुवेई खड़ी हुई और चलकर मेरे पास आई। उस वक्त तुम बेसुध होकर बार बार मामा पुकार रहे थे। उसने अपनी गोरी उंगलियों से मेरे चेहरे के आंसू पोंछे। मैंने मन ही मन सोचा कि इस लकड़ी के पुतले में भी अपनी माँ के लिए बहुत प्यार है, इसलिए मैंने यूं ही जानकारी निकलवाई और बात निपटा दी। मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। तो तुमने ये बात मुझसे छुपाकर क्यों रखी? बाय शुवेई ने अपनी खूबसूरत भवें उठाईं। अगर पहले बता देती तो क्या तुम्हारा स्वाभिमान, इस स्वभाव तुम्हें मेरे पास टिकने देता? मैं जानती हूँ कि तुम किसी का भी एहसान मुफ्त में नहीं लेते। अगर तुम्हें सच पहले पता चल जाता तो अगले ही दिन इस्तीफा देकर चले जाते। मुझे बड़ी मुश्किल से एक ऐसा इंसान पसंद आया है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दे सकती थी। उसकी हर बात सच थी। अगर मुझे तब पता चलता तो मैं यकीनन छोड़कर चला जाता। मुझे लगता कि मुझ पर इतना बड़ा कर्ज चढ़ गया है जिसे मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा और यह रिश्ता बहुत ही आसान हो जाता। तभी मैंने झटके से अपनी बाहें बढ़ाई और बाय शुवेई को कमर से कसकर पकड़ लिया। शुवेई। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी आवाज भारी हो गई थी।
तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरह पेश आओगी तो मैं सचमुच तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगूंगा। उसका शरीर हल्का सा अकड़ गया और फिर वो धीरे से हंस पड़ी। अब जाकर मुझसे पूरी तरह प्यार हुआ है।